Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Students, we are reading first lesson or constitution, and we have read about meaning of constitution, the role of or the need for a constitution. Now we will start the constitution is needed for the following reasons from page number 184. तो स्टूडेंट्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की नीड के बारे में पढ़ेंगे कि हमें किन कारणों से कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी थी, हम ऐसे क्या रीज़न रहे थे जिसके कारण हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा था। तो इन चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे और आप इनको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो देखने के बाद आपको अपनी टेक्स्ट बुक से इस लेसन को दोबारा से रिवाइज करना है जहाँ तक हम पढ़ेंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले पेज नंबर 184 से कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें दिया गया है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होता है वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई जाती है और वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो खास बात होती है, अच्छी बात जो होती है वो क्या होती है कि सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सिटीजन्स जो है वो गवर्नमेंट के जितने भी कार्य होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब आप सोचोगे कि भाई जो सिटीजन्स हैं वो कैसे गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। उनका मतलब ये है कि हम जो रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेजते हैं वही गवर्नमेंट बनाते हैं और उनके द्वारा लिया गया फैसला हमारा फैसला ही माना जाएगा। यानी कि वो किसी भी तरह के लॉज रूल्स बनाते हैं तो वो हमारे अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सिटीजन्स हैं वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट के जो फंक्शन होते हैं उनमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द गवर्नमेंट पावर्स एंड सिटीजन्स राइट्स आर क्लियरली डिफाइंड। और कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसी चीज होती है जिसमें गवर्नमेंट की पावर और सिटीजन्स के राइट्स जो है उनको क्लियरली डिफाइन किया गया है। इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम मिस यूजिंग इट्स राइट्स एंड दस सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या काम करता है, गवर्नमेंट को अपने राइट्स का मिसयूज करने के लिए रोक लगाता है और सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, उनके लिए सेफ गार्ड का काम भी करता है। अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट आई होप तुम समझ गए होगे कि मैंने क्या बताया फर्स्ट पॉइंट में कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें सिटीजन्स जो है वो गवर्नमेंट के फंक्शन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करते हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट्स की जो पावर्स हैं उनको मिसयूज करने से रोकता है और हमारे राइट्स जो है उनके सेफगार्ड के रूप में काम ही करता है। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए मेयर डॉक्यूमेंट, यानी कि एक नाम मात्र का डॉक्यूमेंट नहीं है, ए लिविंग डॉक्यूमेंट। इसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट माना गया है। लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब क्या मानते हैं हम? लिविंग वो होता है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहे, जिसमें टाइम टू टाइम बदलाव आता रहे, तो इसको लिविंग डॉक्यूमेंट के रूप में देखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। दिस मीन्स दैट इट constantly grows and evolve according to the needs, requirements and aspiration of the people of the country। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो लगातार ग्रो करता है, इवॉल्व करता है, यानी कि विकसित होता रहता है। लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, एस्पायरेशंस होती है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंग उसमें बदलाव होता रहता है और उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ग्रो करता रहता है। फिर आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया है? इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट एज सिटीजन्स। जो
हमारे सर्टेन आइडियल्स होते हैं कंट्री के लिए, जो सिटीजन्स को चाहिए, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं। दैट इज इट टेल्स अस द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। और यही चीज़ है कि वो हमारी सोसाइटी के ये फंडामेंटल नेचर जो होती है, मौलिक प्रकृति जो है, उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी अडॉप्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द आइडियल्स ऑफ आवर कंट्री। हमने आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था जो हमारी कंट्री के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है कि हमारी कंट्री के आइडियल्स क्या है, आदर्श क्या है, वो चीज़ें दिखाता है। सिमिलरली, नेपाल अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू असर इन ए न्यू सोसाइटी। यानी कि जो नेपाल है उसने भी अपने नए संविधान को अडॉप्ट किया है। किस चीज़ के लिए? इन ऑर्डर टू असर। असर का मतलब होता है परिचित कराना, कि वही न्यू सोसाइटी के बारे में वो बताता है। व्हेन इट मूव फ्रॉम ए मोनार्की टू ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्योंकि नेपाल में पहले क्या होता था, मोनार्की सिस्टम था। अब वहाँ पर किस चीज़ को अपना लिया गया है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपना लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल। द तो इसमें क्या दिया गया है कि कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल। कोई भी देश जो है वो अलग अलग समुदाय के लोगों से बना हुआ होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन कंट्री कैन अग्री अपॉन। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसे सेट ऑफ रूल्स को दे करके हमारी सहायता करता है, और प्रिंसिपल्स को दे करके, जिससे सारे के सारे देश के वासी जो हैं या जो सिटीजन्स हैं वो एग्री हो सकते हैं। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बना करके हमें देता है, उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जो हैं वो भी सहमत हो जाते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, देश के पॉलिटिकल सिस्टम को भी डिफाइन करता है। इन ए डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। के डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, हम अपने बिहाफ पर लीडर्स को चुनते हैं, बट ऑफन दे मिसयूज देयर अथॉरिटी। लेकिन प्राय वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं, यानी कि उनको जो शक्ति दी जाती है, पावर दी जाती है, उसका मिसयूज करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ पावर बाय द पॉलिटिकल लीडर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ले डाउन करता है, प्रमाणित करता है किस चीज़ को, रूल्स को, नियमों को, जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स अगर अपनी पावर का मिसयूज करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए हमें प्रमाण देता है, किसका, रूल्स का। फॉर एग्जाम्पल, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन्स। कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी लोगों को समान मानता है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि सभी के सभी सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स जो हैं वो एक समान है। अकॉर्डिंग टू इट, नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी सिटीजन्स के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो उसकी जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, जेंडर के आधार पर, और ना ही प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म स्थान के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट टू इक्वालिटी है यह हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूड किया गया है, जो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। इफ देयर वर नो सच डिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दे कुड मिसयूज देयर अथॉरिटी। कि ये कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर है उस पर भी ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो होती है, यानी कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता।
नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्स्टिट्यूशन ensures that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups। कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ भी दी गई है कि कोई भी पावरफुल ग्रुप जो है वो किसी कमज़ोर ग्रुप पर अपना मिसयूज़ नहीं कर सकता, अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता। इट इंश्योर्स दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी गांव ले लीजिए, कोई भी एक एरिया ले लीजिए, कोई भी सोसाइटी ले लीजिए जिसमें एक जाति के लोग ज़्यादा रहते हैं और दूसरी जाति के लोग कम रहते हैं, तो जिस जाति के लोग रहते हैं तो वो कम लोगों वाली जाति के लोगों पर कोई भी मिसयूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर किसी एरिया में एक धर्म हिंदू धर्म के ज़्यादा है, मुस्लिम के कम है, तो हिंदू जो है वो अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। मुस्लिम ज़्यादा है और हिंदू कम है तो मुस्लिम जो है अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इंश्योर कराता है कि जो कोई भी ताकतवर ग्रुप होता है वो कमज़ोर ग्रुप पर मिसयूज नहीं कर सकता। फिर आता है इट प्रिवेंट्स बोथ द इंटर कम्युनिटी एंड इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। यह दोनों को रोकता है, इंटर कम्युनिटी को भी और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन को भी। इंटर कम्युनिटी क्या होता है? इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन रेफर्स टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, while intra-community domination means members of one community dominating others within the same community। तो इसमें इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी के बारे में दिया गया है कि कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकता, दोनों को रोका जा सकता है। समटाइम्स वी टेक सर्टेन डिसीजंस दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन अ लार्जर इंटरेस्ट। कई बार क्या होता है, हमें कुछ डिसीजन लेने होते हैं तो हम वो डिसीजन लेते हैं दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन और लार्जर इंटरेस्ट, तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस सिचुएशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस तरह की सिचुएशन में हमारी सहायता करता है। एग्जाम्पल फ्रस्ट्रेटेड विद द करप्शन, यानी कि जब हम परेशान हो जाते हैं करप्शन से, भ्रष्टाचार से, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही से, एंड डिले इन डिसीजन मेकिंग, या फिर कोई भी डिसीजन लेने में देरी होती है, तो मैनी पीपल मे बी ऑफ द ओपिनियन दैट देयर शुड बी ए स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सेट द सिस्टम राइट। तो जो पीपल है वो ये सोचते हैं कि भाई उनके यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर होना चाहिए जो ऐसा सिस्टम बना दे, यानी कि जो सिस्टम को ठीक कर दे। बट इन रियलिटी द डिक्टेरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल आवर इंटरेस्ट। लेकिन जो तानाशाही है, तानाशाही शासन जो है वो हमारे सभी तरह के इंटरेस्ट के खिलाफ ही जाता है। कुछ देर के लिए लोग सोचते हैं कि भाई कोई भी ऐसा डिक्टेटर आना चाहिए जो इस सिस्टम को सुधार दे, लेकिन डिक्टेरियल रूल जो होता है वो हमेशा हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। ए गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ सच विहेम्स ऑफ पीपल टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। जो गुड कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अलाउ करता है सच विहेम्स ऑफ पीपल टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, कि लोगों की जो राय है, लोगों का जो सनकीपन है उसको दूर किया जाए। तो आप आज इस लेसन में यहीं तक पढ़ेंगे और इसको अच्छे से पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद ही आप इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप अपनी नोटबुक में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अगर आप बुक से ही अंडरलाइन करके, अगर बुक में ही पेंसिल से अंडरलाइन करके उनमें अगर मीनिंग को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।